आदरणीय डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी, आपका विस्तार न्यूज़ के इस स्थापना उत्सव में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। मैं आपको जी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक, आप कंटिन्यू। पिछली बार हमारी और डिप्टी सीएम साहब की मुलाकात रीवा में हुई थी और रीवा में हम लोग का एक कॉन्क्लेव था। तो मैं डिप्टी सीएम साहब से कह रहा था कि हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी तो हम ढूंढ रहे थे कि कोई विवाद हो जो आपसे जुड़ा हो। पूरी टीम लग गई, कोई विवाद नहीं मिला और मैंने सोचा कि अगले आधे घंटे में कुछ विवाद मिल जाए। अगर हम बात कर रहे हो तो आधे घंटे में भी कुछ विवाद नहीं मिला। तो आज जब डिप्टी सीएम साहब सीढ़ी में चढ़ रहे थे तब मैंने कहा आज कोई विवादित बात नहीं होगी, आज उत्सव की बात होगी। इस उत्सव में विस्तार न्यूज़ के एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। विस्तार न्यूज़ के 1 साल पर और आपकी सरकार के करीब 1.5 साल पर आपका उद्बोधन। सबसे पहले तो मैं 1 वर्ष बहुत ही शानदार सफलता के साथ जो पूरे हो रहे हैं विस्तार न्यूज़ के, उसमें मैं पूरी टीम को, आपको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज के समय में क्या इम्पोर्टेंस है हम सारे लोग देख रहे हैं। लोगों की समस्याएं सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना और शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जो भूमिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की होती है, वो जितना बेहतर तरीके से विस्तार न्यूज़ अपनी भूमिका निभा सकता था, निभाने में सफलता आपने प्राप्त की है। इसके लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब। दूसरा सवाल मेरा, चूंकि आपने विस्तार न्यूज़ के बारे में बता दिया, दूसरा सवाल मेरा स्वास्थ्य, चूंकि आप उसके मुखिया हैं, आपकी जो सरकार का अब तक का कार्यकाल रहा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे युवा हैं, बहुत हेल्थ सेक्टर से लोग हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से लोग हैं, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पिछले बार आपसे रीवा में बहुत नवाचार की बात हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल के लोग बैठे हैं। भोपाल में आपने अब तक जो आपका कार्यकाल रहा है, क्या आपने नया किया है और आने वाले वर्षों में आपको क्या लगता है कि भोपाल के लोगों को सौगात मिलेगी? मुझे लगता है शुरुआत इसी से करना चाहिए। स्वास्थ्य का जहाँ तक क्षेत्र का सवाल है, सबसे पहले तो हम लोगों ने इन 1.25 सालों में ये आइडेंटिफाई किया कि और बेहतर करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो कमी दिखी वो मानव संसाधन की, एचआर की, क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम तो हो रहा है, लेकिन डॉक्टर की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, ये आम तौर पे सुनने को आता है। तो हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने लगभग 30,000 लोगों के पदों की भर्ती के लिए स्वीकृति जारी की, जो एक बड़ी सफलता है, जो IPHS के नॉर्म्स को पूरा करता है। जो गैप एनालिसिस होती है कि कितने डॉक्टर चाहिए, कितने फार्मासिस्ट चाहिए, कितने टेक्नीशियंस चाहिए, तो उन सब को मिलाकर जो पद स्वीकृत हुए हैं उनकी भर्ती, मैंने विधानसभा में बोला था कि अक्टूबर के महीने के पहले हम हर सेंटर्स में पर्याप्त मानव संसाधन जो होते हैं उसको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि हमारी हेल्थ की जो क्वालिटी है, जो सुविधा है, उसमें काफ़ी विस्तार हो सकेगा। एक और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की व्यवस्था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हम जिला अस्पताल के स्तर तक उसको अपग्रेड कर सकें। इसके लिए भवन, मानव संसाधन, उपकरण, फर्नीचर, और दूसरी ओर डॉक्टरों की कमी पूरी हो, इसके लिए लगातार मेडिकल कॉलेजेस खोलने का काम हो रहा है। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले मध्य प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेजेस थे और आज 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी। और प्राइवेट सेक्टर का यदि हम देखें तो 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, जो शासन की नीतियों के कारण है। तो कुल मिला के अब 5,000 MBBS की सीटें हो गई हैं, 2,500 PG सीटें हो गई हैं, जिससे कि पर्याप्त मेडिकल ऑफिसर त्याग रहे हैं। अब उनको हम पदों की स्वीकृत करके और उनको रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनको पहुंचाना, ये जो चुनौती है, उन चुनौतियों का भी रास्ता निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं।
कुल मिला के हेल्थ इंडिकेटर्स देश में टॉप 3 राज्यों के लेवल तक हमारा मध्य प्रदेश के हो जाएं, ये हमारी कोशिश है। और इसके लिए एक अंग्रेजी में कहावत है, नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न्ड, तो कोई भी कसर हम छोड़ नहीं रहे हैं, जिससे कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त करके, और जिस तरह से इरिगेशन में काम हुआ मध्य प्रदेश में, जिस तरह से पावर सेक्टर में काम हुआ मध्य प्रदेश में, जिस तरह से स्वच्छता अभियान में काम हुआ है, सिंचाई में काम हुआ है, उसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में भी टॉप 3 राज्यों में आ जाएं, ये हमारा प्रयास है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो आपकी सरकार ने दरिया दिली दिखाई है, उसके बाद से अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, संख्या की बात करूं, तो कितने बड़े पैमाने में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लोग आगे आ रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि 17 हमारे सरकारी हैं और 13 हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और अभी हमने उन 12 जिलों को आइडेंटिफाई किया है जहां पर अभी हमारी योजना से सरकारी मेडिकल कॉलेज हम खोलने के बजाय प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं। तो 12 जिले जिसमें हमने टेंडर फ्लोट किया था पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, उसमें से मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि 6 जिलों के टेंडर आ गए हैं। 6 जिलों में अभी कोई ऑफ़र नहीं आया है, हम दोबारा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम मुफ्त में 25 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। ये हमारी आकर्षक पॉलिसी का नमूना है कि यदि मध्य प्रदेश के इन जिलों में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आएगा तो हम उसको फ्री में ज़मीन देने का काम करेंगे। उसके कारण लोग सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे टियर 3 बी और सी ग्रेड के जो शहर हैं, उसमें हम 30 से 40% सब्सिडी भी दे रहे हैं यदि कोई मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलता है, और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारे बी और सी ग्रेड के शहरों में यदि कोई स्थापित करेगा, जिसमें 30 करोड़ से लेकर 80 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है, तो 30 to 40% हम उनको सब्सिडी देंगे, जिससे कि लोगों को सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ें। डिप्टी सीएम साहब, एक बात की सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हमारे बीच आए हैं। मैं चाहता हूं तालियों से उनका स्वागत करें आप सभी। इस समय भोपाल में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा है, वैसे तो ये उत्सव का माहौल है, लेकिन लव जिहाद की बहुत चर्चा हो रही है डिप्टी सीएम साहब, और लगातार कल ही बुलडोजर की कार्रवाई की है आपकी सरकार ने, लेकिन किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद के काम को अंजाम दिया गया, कॉलेज की छात्राओं को निशाना बनाया गया, ये बहुत पीड़ादायक है। और इस तरह से भोपाल में हो रहा था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अलग अलग बयान आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि बक्सा नहीं जाएगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है जांच में कि लड़कियों की संख्या और बढ़ सकती है। क्योंकि आप इस मंच पर हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है जिस तरह से भोपाल में भी हाल के दिनों में घटना घटी। नहीं, इसमें तो सीधी सी बात है कि इस प्रकार के कुकृत्य में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा देने के लिए बहुत ही कड़े कानून बनाए गए हैं। सरकार का भी दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, कानून अपना काम कर रहा है, और ऐसे काम करने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि उनके मकान से लेके और सारी चीज़ों को भी ध्वस्त करके ऐसे लोगों के एक मैसेज कि इस प्रकार के लोगों के साथ कोई भी कोताही सरकार नहीं बरतेगी। विश्वास सारंग जी कह रहे हैं छाती में गोली मार देना चाहिए, आप सहमत हैं? अब वो आएंगे तो आप उनसे सवाल करेंगे तो जवाब देंगे। मैंने आपसे कहा कि कोई विवाद जो है रिसर्च करने पर भी नहीं मिलता। कह रहे हैं कि विश्वास सारंग जी आएंगे तो आप उनसे सवाल कर लीजिएगा। लेकिन अभी कल मॉक ड्रिल होना है पूरे देश में। देश इंतजार कर रहा है कि कब कार्रवाई होगी, और जिस तरह से बैठकें चल रही हैं दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, और अब तो मॉक ड्रिल भी होना है कि भाई किस तरह से आप अपने आप को बचाएं। आपको क्या लगता है कि कब पाकिस्तान पर प्रहार होने वाला है? देखिए, देश की जनता को मोदी जी पर बहुत भरोसा है। यहाँ तक कि जो परिवार हताहत हुए पहलगाम में, उनके परिजनों ने भी ये कहा है कि मोदी जी हैं तो ज़रूर ऐसे अपराधी बचेंगे नहीं, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सब धैर्य से, और आने वाले समय में ऐसे अपराधियों के खिलाफ़, पाकिस्तान के खिलाफ़ ख़ास तौर से जो इस प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से काम कर रहा है, उसको
टारगेट पे लेके काम किया जाए और जो निर्णय हुए हैं वो ऐतिहासिक है। चाहे सिंधु जल के पानी को रोकने का सवाल हो, चाहे अन्य प्रकार की कार्रवाइयाँ हों, इससे पूरे दुनिया का समर्थन भारत को मिल रहा है। एक तो ये मनोवैज्ञानिक सफलता जो साफ तौर से दिखाई दे रही है। देश के अंदर जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डाल के और इस प्रकार का एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम करने की जो बातें कर रहे थे, आप देखिए कि चाहे ओवैसी जी का स्टेटमेंट हम देखें या अन्य किसी भी दल के नेताओं का, सारे लोग एकजुट होकर पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। तो एक वातावरण देश के अंदर बन रहा है। जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है तो सही समय पर सही कार्रवाई होगी, ये देश की जनता को भरोसा है। राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उन्होंने भी की है। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि देश अगर कोई भी ठोस कार्रवाई करता है तो पूरा विपक्ष उनके साथ है। माहौल तो है, ये बात तो सच है कि लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने राफेल को लेकर नींबू और मिर्च के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया जो कि पाकिस्तान में वायरल हो गया और फिर उसके बाद उनको सफाई भी देनी पड़ी। तो आप इस तरह के बयान को ऐसे क्रिटिकल स्थिति में, जबकि देश पूरा इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान से बदला ले, कब आतंकिस्तान से बदला लिया जाए, ये कितना डैमेज करता है देश के अंदर परिस्थितियों को? अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, इसका मतलब ये है कि उनको ये एहसास हो गया है कि हमने गलत समय में गलत बात कही है। देखिए, राजनीति करने का समय तो आने वाले समय में मिलेगा। इस समय तो देश को एकजुट होकर और देश की को मजबूत बनाने का काम करने की ज़रूरत है। तो यदि अजय राय जी ने इस प्रकार का बयान दिया तो बाद में उसको उन्होंने सुधार लिया है, तो हम लोग तो अभी उस पर ध्यान न दें। हम तो एक दिशा में आगे बढ़ें, पूरा देश एकजुट रहे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रतिपक्ष के नेता थे और इंदिरा जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जब अभियान छेड़ा तो अटल जी ने पूरी तरह से उनका साथ दिया था, क्योंकि देश का सवाल था। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश मजबूत रहना चाहिए, देश एकजुट दिखना चाहिए। ऐसे कठिन समय पर हम सबकी परीक्षा है। देश के लिए राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखें और देश को सर्वोपरि रखते हुए हम सब अपनी भूमिका और बयान, अपने आचरण, इन सब का प्रदर्शन करेंगे तो जो जिस दल में काम कर रहा है उस दल में उसकी छवि बनेगी और देश की जनता में उनकी छवि बनेगी और तभी काम भी बनेगा। ऐसे समय में यदि हमने राजनीति दिमाग में ला दी और कोई ऐसी स्लिप ऑफ टंग हो गया तो देश का तो नुकसान होगा ही, उनके दल का भी नुकसान होगा। सुर्खियां और व्यूज़ बहुत मिलते हैं, लेकिन सुर्खियां और व्यूज़ मिलेंगे लेकिन वोट नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा। तो समर्थन के लिए, वोट के लिए यदि आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो वो तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए अभी तो चुनाव भी नहीं है, अभी तो आर पार का मामला है, लोगों के दिलों में घाव लगा है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश की जनता को अंदर से हिला कर रख दिया है। वो दृश्य आंखों से ओझल कहाँ हो रहा है। जिस तरीके से 10 मिनट पहले सारे लोग खुशी मना रहे थे, उछल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और बाद में अपने ही परिजनों के डेड बॉडी के बगल में बैठ के कितनी विकट परिस्थितियाँ रही होंगी। तो इसलिए हम सबको बहुत ही संवेदनशील रहने की ज़रूरत है और बहुत संभल के बात करने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान या आतंकियों के द्वारा जो हमला हुआ पहलगाम में, इसमें देश बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि लेफ्टिनेंट की पत्नी की जो फोटो वायरल हुई वो पूरे देश में, आपने भी देखा होगा, पूरे देश में सारा सेंटीमेंट उनके साथ था, लेकिन उन्होंने हिंदू मुसलमान की जैसी ही बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ये सब नहीं करना चाहिए, वैसे ही लोग उनके खिलाफ आ गए। पूरे सोशल मीडिया में उनके खिलाफ पोस्ट आने लगे। और कानपुर में जिनके साथ एक दुबे परिवार है, उनके साथ जो घटना घटी, सारा देश या यूँ कहिए कि सोशल मीडिया में समर्थन और विरोध इस तरह से पलटा। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि कम से कम जो दर्द देखा, जिस परिवार ने ये दर्द सहा, उसको तो किसी भी तरह से उसके सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुद्दा देश का है। देश के लोग जब इस मामले में एकजुट हैं, हमने ऐसे फ़ोटो भी तो देखी है जिसमें कंधे में बैठा के और पहलगांव के जो हमारे
मुस्लिम परिवार के जो लोग थे वो लोगों को जान बचा रहे थे, एक तो शहीद भी हो गया था। तो इसलिए देश को इस प्रकार से धर्म पूछ के मारने के पीछे बहुत बड़ी चाल थी कि देश के अंदर हम एक भेद पैदा कर दें। उससे हमें बचना है। और मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी मंत्र पर आगे चलने की ज़रूरत है देश के लिए। और मुझे लगता है कि देश इसको समझ रहा है। गांव की छोटी छोटी समस्याएं भी हम लोग अस्पतालों की दिखाते हैं, इस तरह की खबर दिखाते रहते हैं। आप चूँकि उस विभाग के मुखिया हैं, तो बस जाते जाते मैं यही कहूँगा कि गांव में बहुत सारी खामियां हैं, तो विस्तार न्यूज़ इसी तरह से दिखाता रहेगा। आपका आखिरी आश्वासन कि हम दिखाते रहें, उनको कम से कम उनको मदद मिलती रहे, और गांव की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक करने की दिशा में भी हम भी आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं, आपकी तो ये ड्यूटी है, आपका काम ही है कि ज़मीनी हकीकत को सामने लाना, और हमारा काम है कि आपके द्वारा लाई गई चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना। उसमें ये नहीं सोचना कि आप हमारी बुराई कर रहे हैं। आप हम माध्यम हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। तो जैसे हमारी ड्यूटी है वैसे आपकी भी ड्यूटी है। तो यदि आपने ज़मीनी कमियों को, समस्याओं को हमारे सामने लाया, तो हम उसका फ़ायदा लेकर अपने अधिकारियों को ये कहते हैं कि देखो ये कमी है, इसको ठीक करो। तो इसलिए आप तो बिल्कुल इस काम में लगे रहिए, तभी सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा रीवा हो, भोपाल हो, जब भी हम आपसे आग्रह करते हैं आपका खूब प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है। स्थापना उत्सव में आप आए, शामिल हुए, सभी सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।